बाबा, ये होटल आप जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। आज यहाँ शहर के सबसे अमीर लोगों की मीटिंग हो रही है। बॉस ने साफ कहा है आज इस होटल के आसपास कोई भिखारी नहीं दिखना चाहिए। अब यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे धक्के मारकर भगाना पड़ेगा। होटल मैनेजर की ये बात सुनकर सामने खड़े बुजुर्ग व्यक्ति हरिप्रसाद ने एक कुटिल मुस्कान के साथ मैनेजर से कहा, बेटा, आज इस होटल में मेरी महत्वपूर्ण मीटिंग है बड़े लोगों के साथ, मुझे अंदर जाने दो। ये सुनते ही होटल मैनेजर खिलखिलाकर हंसा और हरिप्रसाद का मजाक उड़ाते हुए बोला, बड़े लोगों के साथ मीटिंग, वो भी तुम जैसे भिखारी? बाबा, क्या दिन में भी सपने देखते हो? भागो यहाँ से, नहीं तो बेइज्जती करके भगाऊंगा। मैनेजर की ये बात सुनकर पास खड़े गार्ड और गेस्ट लोग हंसने लगे। तभी मैनेजर ने गार्ड को इशारा करते हुए कहा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस बुढ़े को धक्के मार के बाहर निकालो। मैनेजर का निर्देश सुनते ही दोनों गार्ड ने बुजुर्ग व्यक्ति को धक्के मारकर होटल से बाहर निकाल दिया। वहां खड़े सभी लोग ये देखकर हंस रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने थैले से एक पर्ची निकाली और होटल के गेट पर रखकर चले गए। उस पर्ची में लिखा था, कल सुबह 11 बजे तुम सबके साथ जो होगा उसके लिए तैयार रहना। मैनेजर ने जब ये पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। आखिर कौन थे ये बुजुर्ग व्यक्ति और क्या हुआ अगले दिन सुबह 11 बजे, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। होटल की भव्य इमारत के बाहर बड़ी बड़ी लग्जरी कारें खड़ी थीं, जिनसे अमीर व्यापारी, विदेशी पर्यटक और चमकदार सूट पहने मेहमान उतर रहे थे। तभी मुख्य गेट पर एक बुजुर्ग आदमी की सिलहूट नजर आई। साधारण धोती कुर्ता पहने, सिर पर सफेद बालों का जाल, हाथ में एक फटा पुराना थैला और सहारे के लिए एक मजबूत लकड़ी की लाठी। नाम था हरिप्रसाद। हरिप्रसाद का व्यक्तित्व बेहद शांत और रहस्यमय था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी गहरे राज को छुपाए हुए लगती थी। उनके कदम धीमे थे, मगर उनमें एक अजीब सी दृढ़ता महसूस होती थी, जैसे वे किसी बड़े मिशन पर आए हों। होटल की चमचमाती दुनिया से बिल्कुल अलग उनकी सादगी ने सबकी नजरें खींच लीं। जैसे ही वे गेट तक पहुंचे, सुरक्षा गार्ड की भौहें तन गईं। वह तेजी से आगे बढ़ा और हाथ फैलाकर बोला, बाबा जी, आप यहाँ क्या करने आए हैं? यह जगह आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहाँ केवल अमीर और खास लोग आते हैं। हरिप्रसाद ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और नरम स्वर में कहा, बेटा, मेरी यहाँ एक बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। गार्ड उनकी बात सुनकर पहले तो ठिठक गया, फिर जोर से हंस पड़ा। पास खड़े दूसरे गार्ड से बोला, सुनो तो, बाबा जी कह रहे हैं कि इनकी बुकिंग है यहाँ। लगता है कोई मजाक कर रहा है। बाबा जी, यह होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। यह बातचीत होटल की रिसेप्शनिस्ट नेहा पटेल ने सुन ली। वह अपनी चमकदार डेस्क से उठी और हरिप्रसाद को सिर से पांव तक घूरा। उसके होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई, वह मुस्कान जो अपमान का संकेत थी। नेहा ने ऊंची आवाज में कहा, बाबा जी, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग यहां होगी। यह होटल आम लोगों के बस का नहीं है, कृपया बाहर जाइए। हरिप्रसाद ने उसी शांत भाव से जवाब दिया, बेटी, एक बार सिस्टम में चेक तो कर लो, शायद मेरा नाम रजिस्टर्ड हो। नेहा ने कंधे झटकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसमें समय लगेगा। आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठिए। हरिप्रसाद ने सिर हिलाया और धीरे धीरे लॉबी की ओर बढ़े। लॉबी में बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे, महंगे सोफे बिछे थे और हवा में विदेशी खुशबू फैली हुई थी। लेकिन इस आलीशान माहौल में हरिप्रसाद की सादगी एकदम अलग लग रही थी। वे एक कोने की कुर्सी पर बैठ गए, थैला जमीन पर रखा, लाठी को सहारे में लगाया और आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। लॉबी में मौजूद मेहमान उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। कोई फुसफुसाया, लगता है कोई भिखारी घुस आया है। दूसरा बोला, इसकी क्या औकात कि यहां का पानी भी पी सके। हरिप्रसाद ने सब सुना, लेकिन चुप रहे। उनकी चुप्पी में एक रहस्य छुपा था, जो अभी किसी को पता नहीं था। तभी एक छोटा बच्चा अपनी मां से बोला, मम्मी, ये दादाजी यहां क्यों बैठे हैं? ये तो अमीर नहीं लगते। मां ने बच्चे को चुप कराते हुए कहा, बेटा, यह गरीबी की वजह से है। कभी कभी लोग गलत जगह पहुंच जाते हैं। हरिप्रसाद की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। नेहा पटेल दोबारा वहां से गुजरी और अपने सहकर्मी से बोली, पता नहीं मैनेजर क्या कहेंगे। ऐसे लोगों को यहां बैठने देना होटल की इमेज खराब करता है। सहकर्मी हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, थोड़ी देर में खुद ही चले जाएंगे। करीब आधा घंटा बीत गया। हरिप्रसाद वहीं बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ। उन्हें यकीन था कि सच जल्द सामने आएगा,
लेकिन अभी वक्त था। आखिरकार उन्होंने लाठी उठाई और रिसेप्शन पर जाकर बोले, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे बात करनी है। नेहा ने झुंझलाकर फोन उठाया और मैनेजर राजेश गुप्ता को कॉल किया। सर, एक बुजुर्ग आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। राजेश ने दूर से हरिप्रसाद को देखा और हंसते हुए बोला, ये तो कोई सड़क वाला लगता है, मेरे पास वक्त नहीं, इन्हें इंतजार करने दो। नेहा ने वही बात दोहराई। हरिप्रसाद ने गहरी सांस ली और वापस कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में अब एक गहरा धैर्य था, लेकिन अंदर ही अंदर कोई योजना चल रही थी। तभी होटल का बेल बॉय अमित यादव यादव ने उन्हें देखा। अमित का दिल नरम था। वह पास आया और बोला, दादाजी, आप कब से बैठे हैं? किसी ने मदद नहीं की? हरिप्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, लेकिन लगता है वे व्यस्त हैं। अमित ने दृढ़ता से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूं। हरिप्रसाद ने उसे आशीर्वाद दिया। अमित राजेश के पास गया, लेकिन राजेश ने उसे डांट दिया। अमित, ऐसे लोगों से दूर रहो, ये कोई गेस्ट नहीं है। अमित दुखी होकर लौटा और बोला, दादाजी, मैंने कोशिश की लेकिन वे नहीं मान रहे। हरिप्रसाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी कोशिश ही काफी है। अमित की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि इस बुजुर्ग में कुछ खास है, शायद कोई बड़ा राज। लॉबी में माहौल गर्म था। लोग हंस रहे थे, ताने मर रहे थे। हरिप्रसाद चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी में एक ट्विस्ट छुपा था। क्या वे वाकई सिर्फ एक गरीब बुजुर्ग थे या कुछ और? समय बीतता गया और हरिप्रसाद ने थैला खोला, अंदर से एक पुराना फोन निकाला और चुपके से एक मैसेज टाइप किया। मैसेज किसे था, यह अभी रहस्य था। नेहा ने उन्हें फिर घूरा और सोचा, ये कब जाएंगे? लेकिन हरिप्रसाद की नजरें अब तेज हो गई थीं। वे जानते थे कि खेल अभी शुरू हुआ है। लॉबी में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे तूफान आने से पहले की शांति। हरिप्रसाद ने लाठी उठाई और रिसेप्शन की ओर बढ़े। लोग फुसफुसाए, अब क्या करने जा रहे हैं ये? नेहा ने झुंझलाकर कहा, दादाजी, मैनेजर बिजी हैं। लेकिन हरिप्रसाद बोले, जैसे तुम तो है बेटी, अब मैं खुद जाऊंगा। और वे सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़े। सबकी सांसें थम गईं। क्या होने वाला था? हरिप्रसाद की धीमी लेकिन दृढ़ चाल ने इंपीरियल स्टार होटल की लॉबी में एक अजीब सी सनसनी पैदा कर दी थी। उनकी सादगी और पुराने कपड़ों ने सभी को भ्रम में डाल रखा था, लेकिन उनकी आंखों में छुपा तेज और आत्मविश्वास कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। जैसे ही वे मैनेजर राजेश गुप्ता के केबिन की ओर बढ़े, लॉबी में मौजूद मेहमानों और स्टाफ की नजरें उन पर टिक गईं। रिसेप्शनिस्ट नेहा पटेल ने एक बार फिर झुंझलाहट भरे लहजे में कहा, दादाजी, आप कहां जा रहे हैं? मैनेजर साहब से बिना अपॉइंटमेंट कोई नहीं मिल सकता। लेकिन हरिप्रसाद ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उनकी लाठी का हर ठक ठक लॉबी की चमचमाती टाइल्स पर गूंज रहा था। मानो वह हर कदम के साथ किसी बड़े रहस्य को उजागर करने की ओर बढ़ रहे हों। केबिन का दरवाजा खुला। राजेश गुप्ता अपनी आलीशान कुर्सी पर पीछे झुके हुए थे। उनके चेहरे पर अहंकार और बेचैनी का मिश्रण साफ दिख रहा था। हरिप्रसाद को देखते ही उन्होंने भौहें चढ़ाईं और तंज भरे लहजे में कहा, हाँ बाबा जी, अब क्या तमाशा करने आए हैं? मैंने कहा ना, मेरे पास वक्त नहीं है। हरिप्रसाद ने बिना रुके अपने पुराने थैले से एक मोटा लिफाफा निकाला और उसे टेबल पर धीरे से रख दिया। उनकी आवाज शांत लेकिन गहरी थी। बेटा, इसे एक बार खोलकर देख लो, शायद तुम्हारी कुछ गलत फहमियां दूर हो जाएं। राजेश ने लिफाफे की ओर तिरछी नजर डाली, लेकिन उसे खोले बिना ही टेबल पर धकेल दिया। बाबा जी, मुझे ये ड्रामे नहीं चाहिए। आपकी शक्ल बता रही है कि आप इस होटल के गेस्ट नहीं हो सकते। बेहतर होगा कि आप चुपचाप निकल लें, वरना गार्ड को बुलाना पड़ेगा। लॉबी में मौजूद कुछ मेहमान जो अब तक यह नजारा देख रहे थे हंसने लगे। एक ने फुसफुसाकर कहा, देखो बूढ़ा कितना जिद्दी है, सोचता है कि कागज दिखाकर मैनेजर को डरा देगा। लेकिन हरिप्रसाद के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। उनकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो राजेश के घमंड को चुपके से चुनौती दे रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मैंने कहा ना, सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। इन कागजों को देख लो, वरना बाद में पछताओगे। राजेश ने जोर से हंसते हुए कुर्सी पर पीछे झुककर कहा, बाबा जी, मैं इस होटल को 5 साल से चला रहा हूं। मुझे लोगों की औकात चेहरा देखकर पता चल जाती है।
आप जैसे लोग तो रोज आते हैं। हरिप्रसाद ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे कोई बड़ा फैसला ले रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना, हर इंसान की एक कहानी होती है और मेरी कहानी तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है। इतना कहकर वे दरवाजे की ओर मुड़े। लॉबी में खड़े लोग ताने मारने लगे। वाह, मैनेजर ने सही सबक सिखाया, एक ने कहा। ऐसे लोगों को यहीं रुकना चाहिए था, दूसरा बोला। लेकिन बेल बॉय अमित यादव, जो कोने में खड़ा यह सब देख रहा था, बेचैन हो उठा। उसकी नजर उस लिफाफे पर थी जिसे राजेश ने बिना देखे टेबल पर छोड़ दिया था। हरिप्रसाद के बाहर निकलते ही अमित चुपके से केबिन में गया और लिफाफा उठा लिया। उसने सोचा, इन कागजों में जरूर कुछ है, वरना दादाजी इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। अमित अपने छोटे से कमरे में गया और लिफाफा खोला। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज थे जिनमें होटल के शेयर होल्डिंग और मालिकाना हक की जानकारी थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दस्तावेजों में साफ लिखा था कि हरिप्रसाद इस होटल के 70% शेयर होल्डर और संस्थापक सदस्य थे। अमित की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत होटल के सर्वर में लॉग इन किया और पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। स्क्रीन पर वही जानकारी थी, हरिप्रसाद, इस होटल के असली मालिक। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। दस्तावेजों में एक पुराना पत्र था जिसमें लिखा था कि हरिप्रसाद ने कई साल पहले होटल का प्रबंधन दूसरों के हवाले कर दिया था और खुद गुमनामी में चले गए थे। लेकिन क्यों? यह अभी रहस्य था। अमित ने कांपते हाथों से दस्तावेज वापस लिफाफे में रखे और भागता हुआ राजेश के पास गया। सर, ये देखिए, ये कागजात उस दादाजी ने दिए थे। आप गलत समझ रहे हैं, वे इस होटल के मालिक हैं। राजेश ने हंसते हुए कागजात उसकी ओर धकेल दिए। अमित, तुम भी इनके झांसे में आ गए। ये सब पुराने कागज हैं। होटल मेरी मैनेजमेंट से चलता है, किसी बूढ़े के दान से नहीं। अमित ने जोर देकर कहा, सर प्लीज एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन राजेश ने उसे डांटकर भगा दिया। अमित बाहर निकला। उसका मन बेचैन था। उसे हरिप्रसाद की वो गहरी नजरें याद आ रही थीं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस सच को सामने लाएगा। उधर हरिप्रसाद होटल से बाहर निकल चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब वह शांति नहीं थी। उनकी आंखों में एक चिंगारी थी, जैसे वे कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हों। उन्होंने अपने पुराने फोन से एक नंबर डायल किया और धीरे से बोले, सब तैयार हैं, कल सुबह आ जाओ। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, जी सर, सब वैसा ही होगा जैसा आपने कहा। हरिप्रसाद ने फोन रखा और सड़क पर धीरे धीरे चलने लगे। उनकी चाल में अब एक नई तेजी थी। अगली सुबह होटल में माहौल बदला हुआ था। स्टाफ में फुसफुसाहट चल रही थी। अमित ने कुछ विश्वसनीय सहकर्मियों को हरिप्रसाद के दस्तावेजों की बात बताई थी और यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या वह बूढ़ा सचमुच मालिक हो सकता है? एक वेटर ने पूछा। नहीं, ये बस अफवाह होगी, दूसरा बोला। लेकिन अमित को यकीन था। उसने रात भर सोचा कि हरिप्रसाद की कहानी में कुछ और भी है। क्या वे सिर्फ मालिक हैं या उनके पीछे कोई और बड़ा राज है? ठीक 10:30 पर होटल का मुख्य द्वार खुला। हरिप्रसाद फिर से आए, लेकिन इस बार अकेले नहीं। उनके साथ एक सूट बूट पहना हुआ आदमी था, जिसके हाथ में एक चमकदार काला ब्रीफकेस था। उसकी मौजूदगी ने लॉबी में सन्नाटा ला दिया। गार्ड्स, नेहा और बाकी स्टाफ स्तब्ध रह गए। हरिप्रसाद ने सीधे रिसेप्शन की ओर कदम बढ़ाए और गरजते हुए बोले, मैनेजर को बुलाओ, अब वक्त आ गया है। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत राजेश को फोन किया। राजेश बाहर आया, लेकिन उसकी आंखों में अब घमंड कम और घबराहट ज्यादा थी। बाबा जी, आप फिर आए, अब क्या चाहिए? उसने हल्की हंसी के साथ पूछा। हरिप्रसाद ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, आज तुम्हारी सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। उनके साथ आए व्यक्ति ने ब्रीफकेस खोला और एक मोटी फाइल निकाली। उसने जोर से कहा, यह इंपीरियल स्टार होटल के मालिकाना हक के दस्तावेज हैं। हरिप्रसाद जी इस होटल के 70% शेयर होल्डर और संस्थापक हैं। लॉबी में सन्नाटा छा गया। नेहा के हाथ से पेन गिर गया। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन हरिप्रसाद की नजरें अब और गहरी हो गई थीं। उन्होंने कहा, यह तो बस शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है। इंपीरियल स्टार होटल की लॉबी में सन्नाटा पसरा हुआ था। हरिप्रसाद की दमदार मौजूदगी और उनके साथ आए सूट बूट वाले व्यक्ति की घोषणा ने सभी को हक्का बक्का कर दिया था।
मैनेजर राजेश गुप्ता का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में अब घमंड की जगह डर झलक रहा था। रिसेप्शनिस्ट नेहा पटेल की नजरें जमीन पर टिकी थीं। ओई बार अब है ये क्या? और बाकी स्टाफ आपस में फुसफुसा रहा था। हरिप्रसाद की सादगी भरी शक्ल और पुराने कपड़ों के पीछे छुपा यह सच किसी के लिए भी विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन हरिप्रसाद की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे वे सिर्फ होटल के मालिक नहीं बल्कि किसी बड़े मिशन के अगुआ हों। उन्होंने लाठी को जमीन पर टिकाया और गहरी आवाज में बोले, बेटा राजेश, मैंने कहा था ना कि सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अब समय आ गया है कि तुम सब मेरी पूरी कहानी जानो। उनके साथ आए व्यक्ति, जो अब तक चुप था, ने ब्रीफकेस से एक और फाइल निकाली। उसका नाम था अखिल मेहरा और वह हरिप्रसाद का वकील था। अखिल ने गंभीर स्वर में कहा, यह दस्तावेज सिर्फ शेयर होल्डिंग के नहीं है, इनमें इंपीरियल स्टार होटल की स्थापना और इसके पीछे की कहानी दर्ज है। हरिप्रसाद जी ने न सिर्फ इस होटल की नींव रखी, बल्कि इसे एक ऐसी विरासत बनाया जो इंसानियत और सम्मान पर टिकी है। लॉबी में मौजूद मेहमानों की सांसें थम गईं। हरिप्रसाद ने एक बार चारों ओर नजर घुमाई और बोले, लेकिन एक और सच है जो मैं आज तुम सबके सामने लाने वाला हूं। यह होटल मेरे लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मेरे जीवन के एक अनसुने दर्द का प्रतीक है। उनकी बातों ने लॉबी में एक नया रहस्य जगा दिया। राजेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा जी, आप ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अगर आप मालिक हैं तो इतने सालों तक कहां थे और अब अचानक क्यों आए? हरिप्रसाद ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कहानी सुनो, लेकिन उससे पहले एक काम करो, मेरे लिए एक गिलास पानी मंगवाओ। राजेश ने झिझकते हुए नेहा की ओर देखा और नेहा ने तुरंत एक वेटर को इशारा किया। पानी का गिलास आया और हरिप्रसाद ने उसे धीरे से पिया। फिर उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अब सुनो नेंत। हरिप्रसाद ने अपनी कहानी शुरू की। 50 साल पहले मैं एक साधारण किसान का बेटा था। मेरे पास ना पैसा था न रुतबा, लेकिन मेरे दिल में एक सपना था, एक ऐसी जगह बनाने का जहां हर इंसान को उसकी इज्जत मिले, चाहे वह अमीर हो या गरीब। मेरी पत्नी शांति मेरे इस सपने की सबसे बड़ी ताकत थी। हमने दिन रात मेहनत की, छोटे मोटे काम किए, पैसे जोड़े और आखिरकार इस होटल की नींव रखी। लेकिन उनकी आवाज में एक ठहराव आया, उनकी आंखों में नमी चमकने लगी। लेकिन जब यह होटल बनकर तैयार हुआ, तब तक शांति मुझे छोड़कर चली गई थी। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि यह होटल इंसानियत की मिसाल बने। मैंने उसका वादा निभाने की कसम खाई। लॉबी में सन्नाटा गहरा गया। हरिप्रसाद ने आगे कहा, मैंने होटल का प्रबंधन दूसरों को सौंपा और खुद गुमनामी में चला गया। मैं देखना चाहता था कि क्या मेरी बनाई यह जगह मेरे सपनों को जिंदा रख पाएगी। लेकिन सालों बाद जब मैंने सुना कि यहां सिर्फ पैसे और रुतबे की पूजा होती है, तो मैं वापस आया। और कल जो हुआ उसने मेरे संदेह को सच साबित कर दिया। उनकी नजरें राजेश पर टिक गईं। तुमने और तुम्हारे स्टाफ ने मुझे भिखारी समझकर अपमानित किया, लेकिन यह अपमान मेरा नहीं, उस इंसानियत का था जिसके लिए यह होटल बनाया गया था। राजेश का सिर झुक गया। नेहा की आंखें नम थीं, लेकिन तभी हरिप्रसाद ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबके होश उड़ा दिए। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। इस होटल में एक और राज छुपा है जिसे मैंने सालों तक अपने सीने में दबाकर रखा। उन्होंने अखिल की ओर इशारा किया। अखिल ने ब्रीफकेस से एक और लिफाफा निकाला जिस पर पुरानी मोहर लगी थी। उसने कहा, यह हरिप्रसाद जी का एक पत्र है जो उन्होंने अपनी पत्नी शांति के निधन के बाद लिखा था। इसमें एक ऐसी सच्चाई है सच्चाई है जो इस होटल की नींव को और मजबूत करती है। लॉबी में मौजूद हर शख्स की नजर उस लिफाफे पर टिक गई। हरिप्रसाद ने कहा, इसमें मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा का जिक्र है। उसने कहा था कि यह होटल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक मिशन है, और इस मिशन को पूरा करने के लिए मैंने एक और कदम उठाया था जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उन्होंने अखिल से लिफाफा खोलने को कहा। अखिल ने पत्र पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि हरिप्रसाद ने होटल के शेयरों का एक हिस्सा एक गुप्त ट्रस्ट के नाम कर दिया था, जिसका मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना था। लेकिन इस ट्रस्ट की देखरेख करने वाला कोई और नहीं, बल्कि हरिप्रसाद का एक करीबी रिश्तेदार था जिसे उन्होंने सालों पहले गोद लिया था। लॉबी में सन्नाटा गहरा गया। हरिप्रसाद ने कहा,
वह रिश्तेदार इस होटल में ही काम करता है और वह कोई और नहीं बल्कि अमित यादव है। यह सुनकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका रिश्तेदार? हरिप्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, तुम मेरी बहन के बेटे के पोते हो। मैंने तुम्हें दूर से देखा, तुम्हारी इंसानियत को परखा। तुमने कल मेरे साथ जो सम्मान दिखाया वह इस होटल की असली आत्मा है। यह खुलासा सुनकर लॉबी में हलचल मच गई। राजेश और नेहा अवाक रह गए। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, दादाजी, मुझे कभी नहीं पता था। हरिप्रसाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अब तुम्हें सब पता है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस होटल को मेरे और शांति के सपनों के मुताबिक चलाओ। लेकिन हरिप्रसाद की बातें यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने राजेश की ओर देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने इस होटल को चलाया है, लेकिन असल में तुमने मेरे सपनों को कुचला है। आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे। राजेश गुस्से से कांप उठा। आप मुझे हटा नहीं सकते। मैंने इस होटल को शिखर पर पहुंचाया है। हरिप्रसाद ने ठंडी नजरों से कहा, यह होटल मेरी मेहनत और मेरी पत्नी की आत्मा से बना है। तुमने इसे सिर्फ पैसे की मशीन बनाया। अब अमित इसकी कमान संभालेगा। लॉबी में तालियां गूंजने लगीं। लेकिन तभी हरिप्रसाद ने एक और रहस्यमय बात कही, और हां, एक आखिरी सच बाकी है। इस होटल में एक ऐसी चीज छुपी है जो इसे और भी खास बनाती है। वह राज कल सामने आएगा। इंपीरियल स्टार होटल की लॉबी में एक अनोखी हलचल थी। हरिप्रसाद के आखिरी शब्द, इस होटल में एक ऐसी चीज छुपी है जो इसे और भी खास बनाती है, ने सबके मन में उत्सुकता और रहस्य की लहर दौड़ा दी थी। मैनेजर राजेश गुप्ता का चेहरा अब पूरी तरह से राख की तरह सफेद हो चुका था। उसकी आंखों में डर और शर्मिंदगी का मिश्रण साफ दिख रहा था। रिसेप्शनिस्ट नेहा पटेल की नजरें जमीन पर टिकी थी। मातरहम और सिद्धिबम और बेल बॉय अमित यादव, जो अब हरिप्रसाद का गोद लिया रिश्तेदार निकला था, भावुक होकर उनकी ओर देख रहा था। लॉबी में मौजूद मेहमान और स्टाफ एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। हरिप्रसाद की लाठी की ठक ठक अब भी गूंज रही थी और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बता रही थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हरिप्रसाद ने अपने वकील अखिल मेहरा की ओर देखा और कहा, अखिल, अब वह आखिरी दस्तावेज निकालो। अखिल ने अपने चमकदार काले ब्रीफकेस से एक पुराना पीला पड़ा हुआ लिफाफा निकाला। लिफाफे पर धूल जमी थी, जैसे इसे सालों से छुआ न गया हो। हरिप्रसाद ने लॉबी की ओर देखा और गहरी आवाज में बोले, यह होटल मेरे और मेरी पत्नी शांति के सपनों का प्रतीक है, लेकिन इसमें एक ऐसा राज छुपा है जिसे मैंने आज तक किसी से नहीं बताया। आज वह दिन है जब वह राज सबके सामने आएगा। लॉबी में सन्नाटा छा गया। अमित ने कांपती आवाज में पूछा, दादाजी, यह राज क्या है? हरिप्रसाद ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, धैर्य रखो। यह राज सिर्फ इस होटल की दीवारों तक सीमित नहीं है। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अखिल ने लिफाफा खोला और उसमें से एक पुराना पत्र निकाला। पत्र की स्याही समय के साथ फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द अभी भी साफ थे। अखिल ने पढ़ना शुरू किया। यह पत्र हरिप्रसाद ने अपनी पत्नी शांति के निधन के बाद लिखा था। इसमें एक ऐसी योजना का जिक्र है जिसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन बनाया था। हरिप्रसाद ने बात को आगे बढ़ाया। जब शांति का देहांत हुआ तब मैं टूट चुका था, लेकिन उसने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं इस होटल को सिर्फ अमीरों की चमक दमक तक सीमित नहीं रखूंगा। मैंने एक गुप्त योजना बनाई। इस होटल के तहखाने में एक कमरा है, ईसाय, जिसे मैंने सालों पहले बनवाया था। उस कमरे में एक चीज छुपी है जो इस होटल की असली आत्मा है। उनकी बात सुनकर लॉबी में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। राजेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा जी, आप फिर ड्रामा कर रहे हैं। तहखाने में ऐसा क्या हो सकता है? हरिप्रसाद ने उसकी ओर तीखी नजरों से देखा और बोले, तुमने मेरे सपनों को कुचला राजेश, लेकिन अब तुम देखोगे कि मेरी मेहनत और शांति की आत्मा आज भी जिंदा है। हरिप्रसाद ने अखिल को इशारा किया। अखिल ने स्टाफ से कहा, हमें तहखाने में चलना होगा। लॉबी में हलचल मच गई। कुछ मेहमान उत्साहित थे, कुछ डरे हुए। अमित ने हरिप्रसाद का हाथ थामा और बोला, दादाजी, मैं आपके साथ हूं। हरिप्रसाद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, तुम मेरे सपनों का वारिस हो। चलो, अब वक्त आ गया है। पूरा स्टाफ और कुछ उत्सुक मेहमान उनके पीछे चल पड़े।
तहखाने का रास्ता होटल के पिछले हिस्से में एक पुराने लोहे के दरवाजे से होकर जाता था। वह दरवाजा सालों से बंद था और उस पर जंग लग चुकी थी। अखिल ने एक पुरानी चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और हवा में पुरानी किताबों जैसी गंध भरी थी। हरिप्रसाद ने अपनी लाठी की मदद से धीरे धीरे तहखाने में उतरे। उनके पीछे अमित, अखिल, नेहा और कुछ अन्य स्टाफ थे। राजेश भी अनमने ढंग से पीछे चल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। तहखाने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिस पर एक ताला लटक रहा था। हरिप्रसाद ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और ताला खोला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर एक पुराना सा बक्सा रखा था जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। हरिप्रसाद ने बक्से को खोला। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज, एक तस्वीर और एक छोटा सा लकेट था। तस्वीर में एक जवान हरिप्रसाद और उनकी पत्नी शांति मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। लकेट में शांति का नाम लिखा था। हरिप्रसाद की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, यह बक्सा मेरे और शांति के सपनों का खजाना है। इन दस्तावेजों में उस ट्रस्ट की पूरी जानकारी है जिसे मैंने शांति के नाम पर बनाया था। इस ट्रस्ट ने पिछले 30 सालों में सैकड़ों गरीब बच्चों को पढ़ाया, अनाथों को घर दिया और जरूरतमंदों को रोजगार। लेकिन इस होटल के मुनाफे का एक हिस्सा जो इस ट्रस्ट के लिए जाना चाहिए था, सालों से गायब हो रहा है। आप भाई आने का है। उनकी नजरें राजेश पर टिक गईं। और इसका जिम्मेदार तुम हो राजेश। लॉबी में सन्नाटा छा गया। राजेश ने हकलाते हुए कहा, यह झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अखिल ने एक और फाइल निकाली जिसमें होटल के खातों की जानकारी थी। उसने कहा, पिछले 5 सालों में होटल के मुनाफे का 20% हिस्सा गायब है। यह पैसा एक गुप्त खाते में ट्रांसफर किया गया जिसका कनेक्शन राजेश गुप्ता से है। राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह साजिश है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन हरिप्रसाद ने शांत स्वर में कहा, सबूत मेरे पास हैं बेटा, और अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। हरिप्रसाद ने अमित की ओर देखा और बोले, बेटा, इस होटल की कमान अब तुम्हारे हाथों में है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। ये ट्रस्ट अब तुम संभालोगे। इस होटल को सिर्फ अमीरों की चमक दमक तक सीमित नहीं रहना है। यह हर उस इंसान का घर है जो सम्मान और इंसानियत की तलाश में आए। अमित की आंखें नम हो गईं। वह बोला, दादाजी, मैं आपका वादा पूरा करूंगा। हरिप्रसाद ने नेहा की ओर देखा और कहा, बेटी, तुमने गलती की, लेकिन तुम में सुधार की गुंजाइश है। आज से हर मेहमान को सम्मान दो, चाहे वह कैसा भी हो। नेहा ने सिर झुकाकर माफी मांगी। फिर हरिप्रसाद ने लॉबी में मौजूद सभी लोगों से कहा, यह होटल मेरे और शांति के सपनों का प्रतीक है। इसे इंसानियत की मिसाल बनाना तुम सबकी जिम्मेदारी है। उनकी बातों पर तालियां गूंजने लगीं। अगले दिन होटल में माहौल पूरी तरह बदल गया। अमित अब मैनेजर की कुर्सी पर था और उसकी नजरों में नम्रता और जिम्मेदारी थी। राजेश को फील्ड वर्क पर भेज दिया गया और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। नेहा ने भी खुद को बदला और हर मेहमान का स्वागत मुस्कान के साथ करने लगी। हरिप्रसाद ने होटल को एक नई दिशा दी थी और उनका आखिरी राज, ट्रस्ट और गायब हुए पैसे का सच ने सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हरिप्रसाद ने अमित को बुलाया और कहा, बेटा, यह होटल अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, असली अमीरी पैसे में नहीं, वो उसमें होती है। उनकी बातें लॉबी में गूंजती रहीं और ये इंपीरियल स्टार होटल एक बार फिर इंसानियत की मिसाल बन गया। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग आगे देखते रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।